हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि अग्रवाल, अ पैशनेट एंड इनोवेटिव टीचर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अ टाइगर इन द जू पोएम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड वे में डिस्कस करने वाली हूं। सो कीप वॉचिंग, डू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। जैसा कि इस पोएम के नाम से क्लियर है, अ टाइगर इन द जू मीन्स वी आर गोइंग टू मीट अ टाइगर हु इज इन द जू। And this poem has been written by Leslie Norris. So before proceeding, आगे बढ़ने से पहले, let's know more about this poet, that who is this person. All right? Leslie Norris, इनका पूरा नाम है George Leslie Norris. He was born on 21st May 1921 and passed away on 6th April 2006. He was a very important prize-winning Welsh poet and a short story writer. Now, he was a Welsh poet, he was a short story writer, he was most important Welsh writer of the post-war period. Post-war in the sense First World War, Second World War के बाद का जो पीरियड है, उस पीरियड में ये बहुत इंपॉर्टेंट वेल्श राइटर के रूप में ये फेमस हुए थे, इनको रिकॉग्निशन मिला था। नाउ हु इज अ वेल्श? अ वेल्श इज अ पर्सन हु बिलोंग्स टू वेल्स। नाउ वेल्स, आप ये जैसे ये मैप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक मैप डाला हुआ है। वेल्स इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड के वेस्ट साइड में वेल्स है। दैट इज मार्क, सी इट इज मार्क्ड इन ग्रीन। तो यहाँ के इनहेबिटेंट्स को, यहाँ के लोगों को हम वेल्श कहते हैं। सो ही वॉज अ वेल्श। He taught at the academic institutions in Britain and the United States, including Brigham Young University. इन्होंने ब्रिटेन में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया है, वेरियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में ब्रिटेन में पढ़ाया, यूएस में पढ़ाया, और वहाँ पे ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे भी इन्होंने एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर वहाँ पे भी काम किया है। His literary publications have won many prizes. उनके जो लिटरेरी पब्लिकेशंस थे, जो उनके पोइट्री के कलेक्शंस थे, जो उनकी स्टोरी के कलेक्शंस थे, और भी जो वो जर्नल्स लिखते थे, all those things, all his works won him great recognition and he has won many prizes. Now let's proceed towards the poem and see that what's the poem all about. The poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. Now contrast मतलब क्या होता है कि एकदम ऑपोजिट में बताना, ठीक है? तो कॉन्ट्रास्ट हमें मिलता है कि जब एक टाइगर जो जू में रहता है और जो टाइगर जंगल में रहता है, दोनों में, दोनों के मूड में, दोनों के नेचर में, दोनों की मनोदशा में, मेंटल स्टेट में क्या फर्क रहता है, दिस द poet has tried to bring out through this poem. All right, so what a tiger in the zoo feels and what a tiger in the jungle feels, and how would a tiger behave if he is in a jungle. All right, or how he usually behaves when he is in a jungle, and how he usually behaves when he is in a zoo inside a cage. The poem moves from zoo to the jungle and back again to the zoo. Now we are seeing that you will find ourselves in the poem that we move from zoo to jungle and jungle to the zoo. Okay, he makes the readers move from zoo to jungle and jungle to the zoo, and he keeps on telling us the moods of the tiger at these two different places. Now here's the poem in full. This poem has been divided into 5 stanzas. All right, it has 5 stanzas: 1, 2, 3, 4, and 5. And it has been written in a very simple language. The words are very simple, the style is very simple, and the message that has been brought out, जो वो कहना चाहते हैं, वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे में उन्होंने इजी वर्ड्स में अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया है, और पूरी गहराई से उसको बताया है कि टाइगर की क्या फीलिंग्स होती हैं जब वो एक जंगल में होता है या वो जब जू में होता है. द पोएम प्रोवाइड्स अ कंट्रास्ट इन द मूड ऑफ द टाइगर. मूड ऑफ द टाइगर, माइंडेड लाइक टाइगर का मूड, ठीक है, व्हेन ही इज इन अ जू एंड व्हेन ही इज इन हिज नेचुरल हैबिटेट. जब वो जू में होता है और जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट होता है, उसका प्राकृतिक निवास, प्राकृतिक जो रहने की स्थान है, उसका प्राकृतिक रूप से रहने का स्थान क्या है? जंगल. तो जब वो वहां पे होता है, या जब वो उसमें जंगल में होता है, या उसमें होता है, केज में होता है, तो उसका क्या मूड रहता है? In zoo he feels angry and helpless and he has no freedom.
जू में वो एंग्री होता है, वो हेल्पलेस होता है, असहाय होता है, और उसको कोई फ्रीडम नहीं होती, बिल्कुल पूरी तरह से कैद होता है। वेराज इन अ फॉरेस्ट ही इज फ्री, ब्रेव एंड पावरफुल। और जब वो फॉरेस्ट में होता है वो आजाद होता है, वो ब्रेव होता है, शक्तिशाली होता है, वो पावरफुल होता है। ठीक है। उसके अंदर उसकी जो नेचुरल, वो जो इन्नेट जो ताकतें हैं वो दिखाई देती हैं, और जू में सारी चीजें वो कैद हो जाती हैं, वो उस यूजलेस रहती हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो ये पोएम है, मैंने आपके लिए पूरी पोएम फुल में दे दी है, आप इसको पूरी पढ़ सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। पोएम की राइम स्कीम स्कीम भी जो है, हम ये आगे आगे स्टैंजर्स के साथ वी विल डिस्कस द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ दिस स्टैंजा 1। It's written, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rage. Stalk मतलब होता है walk, चलना। ठीक है। Stalks in his vivid stripes, vivid होता है चमकीले, stripes है धारियां। The few steps of his cage, उसके केज में जो छोटी सी जगह है, जो कुछ कदम चलने की जगह है, उसके केज में जो कुछ कदम चलने की जगह है, उसमें वो स्टॉक करता है, उसमें वो चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पैड्स ऑफ वेलवेट, पैड्स ऑफ वेलवेट है उसके जो पॉज हैं, जो उसके तलवे हैं, जो उसके जो उसके पंजे हैं। ठीक है। वो गद्देदार मुलायम पंजे हैं। उससे उसकी चाल, जो वो चल रहा है, उसके उसकी आहट नहीं मिलती, क्योंकि उसके पंजे बहुत गद्देदार और सॉफ्ट होते हैं। उसके कदमों की आहट पता नहीं चलती। इन हिज क्वाइट रेज, बिना आहट किए उसी उस तरह से वो केज में चल रहा है। और उसके अंदर क्या है? गुस्सा, रेज। रेज मतलब होता है गुस्सा। क्वाइट, क्वाइट मतलब शांति। अब ये दोनों टर्म्स देखिए ऑपोजिट है, क्वाइट, गुस्सा। गुस्सा और शांति दोनों शब्द एक साथ लिख दिया गया है यहाँ पे। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है अनएक्सप्रेस्ड एंगर। वो ऐसा गुस्सा है जिसको वो दिखा नहीं सकता। मीन्स उसके अंदर गुस्सा भरा है पर उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बिकॉज वाई? ही इज इनसाइड द केज, ही कैनॉट come out. Okay, he is helpless inside the cage, so he is full of anger, but he is forced to remain quiet. All right. So बाघ पिंजरे में है, उसके शरीर पे भरी धारियां बहुत चमकीली हैं, पैरों के तलवे गद्देदार मुलायम है। तो बिना आवाज किए वो चल रहा है, और वो गुस्से से भरा हुआ सीमित जगह पे, अपनी छोटी सी जगह पे वह चल रहा है। सो इट्स वर्ड टू वर्ड लाइक डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। ना एक बार हम राइम स्कीम भी देख लेते हैं। स्ट्राइप्स, okay. Now cage, it doesn't rhyme with any word, so B. Okay. Quiet, it doesn't rhyme with either, neither with stripes nor with cage, so we'll mark it as C. And rage, now this fourth word rage, it it is rhyming with what? It is rhyming with cage, rage, so we'll mark it as B. So rhyming scheme of the poem is what? A B C B. A, B, C, B. Now the same rhyming scheme follows in the whole poem. Throughout the poem, we'll see the same rhyme scheme. All right? Now stanza 2. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. Now in the first stanza, we were in the zoo. Now in the second stanza, the poet brings us to the forest. कवि हमें जंगल में लेकर आते हैं। अब जंगल में शेर का स्वभाव, इस टाइगर का स्वभाव, इस बाघ का स्वभाव कैसा रहता है ये हमें बताते हैं। ही शुड बी, उसको होना चाहिए। ठीक है। जो जू में जो टाइगर कैद है, उसके लिए कवि कहते हैं उसको होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। लर्किंग मीन्स वेटिंग, इंतजार करना। शैडो में, परछाइयों के बीच में, झाड़ियों में, गहरी झाड़ियों में। ठीक है। उसमें उसको इंतजार करते होना चाहिए था। इस समय उसको यहाँ होना चाहिए था, पिंजरे में कैद नहीं होना चाहिए था। उसको होना कहाँ चाहिए था? झाड़ियों में होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग मीन्स क्या होता है? वॉकिंग सीक्रेटली, सीक्रेटली चलना, बिना किसी को आहट दिए चलना। ठीक है। घात लगा के चलना, घात लगा के बैठना, लंबी लंबी घास में घात लगा के उसको
उसकी शैडोज में, उसकी परछाइयों में उसको घात लगा के बैठे होना चाहिए था। मीन्स उसको वहां कैद में नहीं होना चाहिए था, उसको यहाँ घात लगाए बैठे होना चाहिए था। और वो घात, ये घास कहाँ है? नियर द वाटर होल। ना व्हाट इज वाटर होल? वाटर होल होता है चाहे पॉन्ड हो, लेक हो, रिवर हो, मतलब जो भी वाटर का सोर्स है उसको वाटर होल यहाँ पे पोएट कह रहे हैं। तो ना क्यों वाटर होल के पास उसको लंबी घास में घात लगा के बैठा होना चाहिए था? बिकॉज जो उसका ज्यादातर जो उसके जो प्रेज हैं, जो डियर है या जो और भी जिसका वो शिकार करता है, वो सारे जानवर पानी के स्रोतों के पास पानी पीने आते हैं। तो ये बाघ उसी समय वहां पे झाड़ियों में इंतजार करे बैठे रहते हैं। उनको पता है कि ये जो है यहाँ पानी पीने आएंगे और उस समय वो उन पे हमला करके अपनी भूख शांत कर सकता है। तो इसको वहां पे लर्क, वहां पे चुपचाप से बैठकर इंतजार करते होना चाहिए था। पर वो इस समय है कहाँ? बेचारा उसमें बंद है। वेयर प्लम्प डियर पास, तो उस पानी के स्रोत के बीच के पास में जहाँ पे मोटे मोटे डियर, प्लम्प मतलब होता है फैट, डियर हिरण, जहाँ वो पानी के स्रोत से के पास से जाते हैं, वहां पे इसको लंबी घास में इंतजार करते होना चाहिए था। ठीक है, तो ये बताते हैं कवि कि वो क्या सोचते हैं, टाइगर को इस समय कहाँ होना चाहिए, और वो इस समय हताश सा, हेल्पलेस सा, असहाय सा पिंजड़े में बंद है। Stanza 3. He should be snarling round houses at the jungle's edge, by bearing his white fangs as claws, terrorizing the village. ना फिर वो कहते हैं अभी भी हमें तीसरे स्टैंजा में भी हम जंगल में ही हैं। ठीक है ना, कवि ये कल्पना करते हैं, पोइट ये इमेजिन करते हैं कि उसको क्या करना चाहिए था, क्या करते होना चाहिए था इस समय। स्नार्लिंग राउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, जंगल के छोर पे, एज पे, किनारे पे, छोर पे, जंगल के एंड पे जो घर बने हैं, जो ग्रामीण घर बने हैं, उनमें उनके आसपास उसको गुर्राना चाहिए था। यूजुअली जो जंगल के किनारे, जो जंगल के छोर पे घर होते हैं, जो मकान होते हैं, वहां पे शेर के, बाघ की आवाज आती रहती है। बोले उसको वहां होना चाहिए था फ्रीडम, ये उसकी प्राकृतिक, उसका ये नेचर है, उसका ये इन्नेट नेचर है कि उसको ऐसे इस तरह से गुर्राते होना लोग सुनते हैं, पाते हैं कि हाँ चलो वहां पे बाघ है। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, कभी कभी उसको अपने चुकीले दांतों को दिखाना चाहिए। बेयर, बेयर करना मतलब दिखाना, शो करना। फैंग्स इज चुकीले दांत, शार्प टीथ, उसको अपने सफेद चुकीले दांत दिखाने चाहिए, अपने पंजे दिखाने चाहिए। ठीक है, जो उसके पंजे, जो चुकीले नाखून है मुड़े हुए। क्लॉ इज व्हाट? क्लॉ इज लॉन्ग कर्व नेल्स, जो उसके चुकीले मुड़े हुए नाखून है वो उसको दिखाने चाहिए, चुकीले चुकीले दांत दिखाने चाहिए। और विलेजर्स को, और जो वो ग्रामीण लोग हैं उनको डराना चाहिए। ठीक है, तो मतलब उसका नेचर है, ये कह रहे हैं कि उनको आतंकित करना, ग्रामीणों को आतंकित करना, ये उसका नेचर है। तो इसको इस समय वो करते होना चाहिए था, और वह इस समय जो है पिंजड़े में कैद है, जू में कैद है, वो कॉन्क्रीट के जेल में कैद है। Stanza 4. Now in this stanza, the poet brings us back to the zoo. अब पहले स्टैंजा में हम जू में थे, सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में हम जंगल में देखे कि बाघ का क्या व्यवहार होगा। फोर्थ स्टैंजा में वी आर अगेन बैक टू द जू, एंड व्हाट डू वी फाइंड? बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट शेल। वह लॉक्ड है, वह कैद है, वह बंद है, ताले के अंदर बंद है। किसमें? कॉन्क्रीट सेल में। कॉन्क्रीट होता है स्टोन के बने, ठीक है, सीमेंट के बने। सेल मतलब प्रिजन, जेल। यहाँ पे उसका वो जो बाड़ है जिसमें वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी सारी ताकत उस बाड़ में कैद हो गई है, उस जेल में कैद हो गई, उस पिंजड़े में कैद हो गई, उस लोहे के जो रॉड्स हैं उनके पीछे उसकी ताकत कैद है, उसकी ताकत यूजलेस है। स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स का मतलब होता है यूजलेस स्ट्रेंथ, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज कर ही नहीं सकता। उसके अंदर बहुत ताकत है, पर वो ताकत क्या है? बंद है, कैद है, वो फ्री नहीं है। और वो कर क्या रहा है? स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब वो क्या है? वो पूरी तरीके से हताश है, तो वो कर क्या सकता है? वो केवल अपने पिंजड़े में चल रहा है, एक कोने से दूसरे कोने, यहाँ पिंजड़े में केवल चलता रहता है, और विजिटर्स को इग्नोर करता है, जो आगंतुक हैं,
जो लोग उसको देखने आ रहे हैं उनको इग्नोर करता है, उनकी परवाह ही नहीं करता, उससे उनको उसको कोई मतलब ही नहीं है। लोग आते हैं, उसको देखते हैं, चले आते हैं, उसको देख के उनको कौतूहल होता है, उनको आश्चर्य होता है, उनको अच्छा लगता है, ठीक है, पर उसको कोई परवाह नहीं होती ना। वो इग्नोर जो करता है, इसका एक और देखिए इसका गहरा अर्थ है कि वो क्या है, वो शो करता है हेल्पलेसनेस को। ऐसे तो अगर वो फ्री होता तो इस तरह से किसी को देखता या किसी बाघ को देखता या लोगों को देखता तो लोग उससे डरते, वो उस पे हमला कर सकता था। पर अब क्या है, वो जान रहा है इतने लोग हैं, पर वो किसी के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ दिखा नहीं सकता। तो ये क्या है, हेल्पलेसनेस है उसकी, वो टाइगर की हेल्पलेसनेस है। शायद उसके अंदर देखिए, हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा कि बहुत गुस्सा भरा हुआ है, चुप है वो, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, पर वो हेल्पलेस है, क्योंकि वो जानता है कि वो कैद में है और वो अपनी स्ट्रेंथ को डिस्प्ले नहीं कर सकता। नाउ लेट्स कम टू स्टैंजा 5। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Now, जब अब धीरे धीरे रात हो रही है, ठीक है, वो जू में कैद है, अपने पिंजरे में कैद है, बाघ। फिर क्या है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। जो लोग वहां जू में बाघ को देखने आए हैं, अब रात हो रही है तो वो वापस अपने घर जा रहे हैं, तो उनकी जो आखिरी आवाज है, जो आखिरी विजिटर्स हैं उनकी जो आवाज है वो उसको सुनता है, ठीक है, कि अब ये लोग भी चले जाएंगे। फिर वो और क्या सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, और उसके बाद सबसे आखिरी आवाज वो क्या सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स क्या होती है, जो कार्स हैं जू अथॉरिटी की, जो जू की रक्षा करते हैं, जो जू की देख रेख करती है जो अथॉरिटी, उनके जो वाहन होते हैं, वो जू का चक्कर लगाते हैं रात में ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। तो उसके उस कार की आवाज, उस वाहन की आवाज उसको सुनाई देती है रात में, आखिरी आवाज वो यह सुनता है। फिर ये आवाज भी जब गुम हो जाती है तो वो क्या करता है, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वो उसको इतना समझ में आ रहा है कि मैं इस कैद में हूं और ये जैसे बाहर फ्री है, तो वो उस अपनी ब्रिलियंट होती है, चमकीली ब्राइट आंखों से, स्टेयर करना मतलब देखना, घूरना, तो वो अपनी चमकीली आंखों से घूरता है चमकीले तारों को। और ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि ही इज होपिंग फॉर फ्रीडम। उसके अंदर आजादी की अभी भी ललक है, वो अभी होप कर रहा है कि शायद वो किसी दिन आजाद हो जाए और वो भी इसी तरह से फ्री घूम सके। तो ही स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स एंड इज होपिंग फॉर द फ्रीडम फ्रॉम दिस केज। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि अग्रवाल, अ पैशनेट एंड इनोवेटिव टीचर। आज के इस वीडियो में मैं अ टाइगर इन द जू के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड वे में डिस्कस करने वाली हूं। सो कीप वॉचिंग, डू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। प्रीवियस वीडियो में मैंने अ टाइगर इन द जू पोएट्री बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन की थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज चेक एंड डू रिवाइज द पोएम। The first question goes, what would the tiger do in the forest? जंगल में वो शेर क्या करता? The answer is, in the forest the tiger is majestic. फॉरेस्ट में टाइगर मेजेस्टिक होता है, आलीशान जिंदगी जीता है। ही फ्रीली लाइज अंडर द शेड एंड हंट्स फॉर द प्रे। वो आराम से छांव में, पेड़ों की छांव में, घास में छुपा रहता है, एंड हंट्स फॉर द प्रे, और अपने शिकार को हंट करता है। ही मूव्स नियर द वाटर होल बिकॉज फूड इज इन प्लेंटी देयर। वो वाटर होल के पास में, सोर्सेज ऑफ वाटर जो होते हैं, चाहे लेक हो, चाहे पॉन्ड हो, चाहे रिवर हो, उसके पास में वो घूमता रहता है, क्योंकि वहां पे उसको भोजन अधिक मात्रा में मिलता है, उसके लिए जो शिकार होता है वो वहां पे मिल जाता है। समटाइम्स ही ऑल्सो ग्राउल्स एंड टेरराइजेस द विलेजर्स। कभी कभी वो गुर्राता, ग्राउल करना मतलब गुर्राना, एंड टेरराइजेस डराना, कभी कभी वो गांव वालों के ऊपर गुर्राता है और उनको डराता है। क्वेश्चन नंबर 2, now see what's written over here. How does the tiger create terror for the villagers? विलेजर्स के लिए वो कैसे टेरर क्रिएट करता है, विलेजर्स के मन में वो कैसे टेरर क्रिएट करता है?
हाउ डज द टाइगर मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट इन द विलेज, या विलेज में वो अपनी प्रेजेंस कैसे फील करवाता है कि वो विलेज में मौजूद है. The tiger creates terror for the villagers by roaring around their houses as they are situated near the edge of the jungle. अब ये क्या करता है, टाइगर जो है वो गांव वालों के मन में टेरर, डर पैदा करता है. कैसे? उनके घरों के चारों तरफ गुर्रा कर, क्योंकि उनके घर कहाँ होते हैं, नियर द एज ऑफ द जंगल, जंगल के किनारे पर होते हैं, जंगल के छोर पर गांव, जो गांव होते हैं वहां पे वो जंगल से गुर्राता है घरों के पास आके, ताकि उनसे लोग डरे. He frightens them by showing his white teeth and claws. वो उनको अपने शार्प सफेद दांत दिखा के और अपने चुकीले नाखून दिखा के उनको डराता है. Now see the question number 3. Why does the tiger express his rage quietly? Now हमने पोएम में पढ़ा है कि जब वो जू में केज में बंद होता है तो वो he is in a quiet rage. All right, it's there in the poetry. So see, the tiger expresses his rage quietly because he can do nothing from behind the bars of his cage. वह चुपचाप से अपना रेज मतलब होता है गुस्सा, ठीक है, चुपचाप अपना गुस्सा प्रकट करता है. मीन्स वो गुस्से में तो होता है पर वो कुछ रिएक्ट कर नहीं सकता. क्यों? क्योंकि वह अपने केज के बार्स के, पिंजरे के अंदर बंद है. ही इज हेल्पलेस एंड ही कैन नॉट यूज स्ट्रेंथ टू गेट आउट ऑफ द केज. वो हेल्पलेस है, वो असहाय है. हेल्पलेस है मीन्स असहाय है. एंड ही कैन नॉट यूज हिज स्ट्रेंथ. ऑलराइट, यहाँ होगा हिज. ही कैन नॉट यूज हिज स्ट्रेंथ टू गेट आउट ऑफ द केज. वो अपनी स्ट्रेंथ यूज नहीं कर सकता इस केज से बाहर आने के लिए. ही इज नो लॉन्गर फ्री एज ही वॉज इन द जंगल. जिस तरह से वो जंगल में फ्री था उस तरह से वो यहाँ पे फ्री नहीं है और वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर सकता. ऑलराइट, so that is why he is in a quiet rage. Question number 4. How does the tiger act in the cage? केज में वो कैसे एक्ट करता है? जब वो केज में बंद है जू में तो वो किस तरह से एक्ट करता है? Now let us see that how does he act in the cage. The tiger is imprisoned in the cage. Tiger cage में imprisoned है, ठीक है. Tiger is imprisoned in the cage. He is not free. वो free नहीं है. In the cage, the tiger can hardly move and his strength is useless. केज में टाइगर के पास क्योंकि ज्यादा जगह नहीं, वो छोटी सी जगह है, तो वो ज्यादा मूवमेंट नहीं होती उसकी. ही कैन हार्डली मूव एंड हिज स्ट्रेंथ इज यूजलेस. और जो उसकी शक्ति है वो यूजलेस है, वो किसी काम की नहीं. बिकॉज अगर वो जंगल में रहता तो वो शिकार करने में या लोगों को डरा कर वो अपनी स्ट्रेंथ वहां पे यूज करता है, पर केज के अंदर उसकी स्ट्रेंथ यूजलेस है. His situation makes him angry. Now ये जो सिचुएशन है, ये जो परिस्थिति है उसकी, ये उसको गुस्सा दिलाती है. But he remains quiet. पर वह चुप रहता है. As he is helpless behind the bars. क्योंकि वह जंगले में या अपनी बाड़ में, वो पिंजड़े में, उसके बार्स के पीछे वो हेल्पलेस है, वो असहाय है. He also ignores the visitors. और वो विजिटर्स को भी इग्नोर करता है. So this is how he acts in the cage. These are all the activities he do. He can hardly move, his strength is useless, he is angry but he remains quiet and he ignores the visitors. All right, so let's proceed to the next question. Question number 5. How does the tiger behave at night? रात के समय टाइगर कैसे बिहेव करता है? The tiger remains disturbed by the patrolling cars even at night. जो कार्स वहां पे पेट्रोल कर रही हैं, जो जा रही हैं, जंगल का निरीक्षण कर रही हैं, उनसे भी टाइगर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है. He has lost all hopes of getting into his natural habitat. वो ऐसा लगता है मानो उसने सारी अपनी होप्स खो दी हैं नेचुरल हैबिटेट में वापस जाने की. He stares at the brilliant stars, seemingly praying to the Almighty for freedom. वो लास्ट देखिए पोएट्री के लास्ट में लिखा है कि वो ही स्टेयर्स विद एट द ब्रिलियंट स्टार्स विद ब्रिलियंट आईज. ऑलराइट, तो वो ब्रिलियंट चमकते हुए तारों को घूरता है, देखता है, स्टेयर करता है, ठीक है. ऐसा लगता है कि जैसे वह ऑलमाइटी से, गॉड से प्रे कर रहा है कि उसको आजादी मिल जाए. He seems to be searching for some hope in the brilliant stars. चमकीले तारों में शायद वो कुछ उम्मीद देखता है, ठीक है, आजादी की, अपनी आजादी की उम्मीद देखता है. वो ढूंढ रहा है उम्मीद, सर्च कर रहा है, सर्चिंग फॉर होप. उम्मीद ढूंढता है
चमकते हुए तारों में। हिज आईज आर ब्रिलियंट, उसकी आंखें चमकीली हैं, चमक रही हैं उसकी आंखें। विच इम्प्लाइज, जो दर्शाती हैं, जो बताती हैं, दैट ही होप्स फॉर फ्रीडम समडे, कि उसके अंदर एक होप है कि शायद वो किसी दिन फ्री हो जाए और वो भी अपने जंगल में वापस चला जाए। हालांकि उसको जब वो कैद रहता है, वो क्वाइट रेज उसके अंदर है, वो विजिटर्स को इग्नोर करता है, तो एक तरफ उसको तो ऐसा लगता है कि शायद वो कभी नहीं जा पाएगा, पर फिर भी वो तारों की तरफ देख के एक उम्मीद उसके मन में जिंदा रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम? इस पोएम से पोएट क्या बताना चाहते हैं? थ्रू द पोएम, इस पोएम से द पोएट ट्राइज टू कन्वे द मिजरेबल लाइफ लेड बाय द एनिमल्स इन द जू। ही वांट्स टू टेल अस द अबाउट द मिजरेबल लाइफ, जो एक मिजरेबल कंडीशन होती है जो एनिमल्स की जू में, उसके बारे में यहाँ पे पोएट हमें इस पोएम में बता रहे हैं। He compares the life of the tiger in the zoo with its life in its natural habitat. वो कंपेयर कर रहे हैं कि टाइगर की लाइफ जो जू में होती है और टाइगर की लाइफ जो नेचुरल हैबिटेट में होती है, दोनों ही चीजों को उन्होंने कंपेयर किया है। द एनिमल्स हैव द राइट टू फ्रीडम एंड शुड नॉट बी केज। एनिमल्स को भी राइट टू फ्रीडम है, उनको उनका भी फ्री होना उनका हक है और उनको केज नहीं किया जाना चाहिए। दे शुड बी अलाउड टू रन फ्री इन द वाइल्ड। उनको छोड़ देना चाहिए कि वो अपने वाइल्ड इलाकों में, जंगलों में वो भी फ्री फ्री होके दौड़ सकें, रह सकें और वो भी फ्री जीवन अपना जी सकें। उनको कैद में नहीं रखना चाहिए। ये कवि यहाँ पे, पोएट यहाँ पे इस पोएम में हम लोग को बताना चाह रहे हैं, रीडर्स को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज द टाइगर इग्नोरिंग द विजिटर्स? टाइगर विजिटर्स को क्यों इग्नोर करता है? The tiger was ignoring the visitors because he considered them devoid of any feelings. क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इन विजिटर्स के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, डिवॉइड ऑफ, ना होना, कि इन विजिटर्स के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। नन ऑफ देम थॉट ऑफ रिलीजिंग हिम फ्रॉम हिज प्रिजन, क्योंकि इतने लोग उसके आसपास आते हैं पर किसी के मन में ये थॉट नहीं आता कि उसको इस प्रिजन से, इस जेल से उसको मुक्ति मिलनी चाहिए। डज ही स्टॉप्स टेकिंग एनी नोटिस ऑफ देम, इसलिए वो उनको उनकी उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। टेकिंग एनी नोटिस ऑफ देम, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, उनको इग्नोर करना। तो वो विजिटर्स को इस तरह से इग्नोर करना शुरू कर देता है क्योंकि वो जानता है कि उनके ऊपर गुर्राने से या कुछ भी कहने से किसी भी ढंग से उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, इसको आजादी नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द पोएट वेयर शुड द टाइगर बी? पोएट के हिसाब से टाइगर को कहाँ होना चाहिए? द पोएट थिंक्स दैट द टाइगर शुड बी इन द जंगल। पोएट सोचते हैं, कवि सोचते हैं कि टाइगर को जंगल में होना चाहिए। इट इज हिज नेचुरल हैबिटेट, ये इसका प्राकृतिक रहने का स्थान है। ही शुड बी मूविंग इन द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, वो जो है लंबी लंबी घासों में पानी के स्रोत के पास उसको मूव करना चाहिए, उसको चलते रहना चाहिए। ही शुड लर्क इन द शैडो टू हंट द प्लम्प डियर फॉर हिज फूड, वो घात लगाए उसको बैठा होना चाहिए था शैडोज में, ठीक है, छाया में, अंधेरे थोड़ा सा उसमें छुप के घात लगा के बैठना होना चाहिए था और उसको मोटे डियर पे, प्लम्प मतलब फैट डियर पे को अपना भोजन बनाने के लिए घात लगा के बैठे होना चाहिए था। He should terrorize the villagers near the edge of the jungle, showing his sharp white teeth and long claws. और उसको कहाँ होना चाहिए था? उसको जो है विलेजर्स को टेरराइज करना चाहिए। जो एज ऑफ द जंगल पे जो विलेज है वहां के विलेजर्स को टेरराइज करना वो उसका स्वभाव है, तो उसको वो करना चाहिए अपने सफेद सफेद नुकीले दांतों को और लंबे लंबे नाखूनों को दिखाकर। तो ये जो टाइगर का स्वभाव है वो बोल रहा है कि टाइगर को इस समय ये करते होना चाहिए था और यहाँ पे होना चाहिए था, जंगल में उसको होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द मेजर पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम? इस पोएम में मेजर पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज हुई हैं? पोएटिक डिवाइसेस देखिए वो टेक्निक होती है जो पोएट यूज करता है। पोएम क्या होती है? पोएम कुछ वर्ड्स ही तो हैं जिनको अरेंज किया गया है प्रॉपरली, तो उसका इफेक्ट, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए पोएटिक डिवाइसेस यूज की जाती हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं अलग से पोएटिक डिवाइसेस एक्सप्लेन करने पे आपको बता दूंगी।
तो जो मेजर पोइटिक डिवाइसेस इस पोएम में यूज हुई है वो है, पहली है पर्सोनिफिकेशन, personification like he in the stanza 1, rage in stanza 1 and ignoring in stanza 2. personification मैं एक शॉर्ट में बता दूं, personification होता है कि इनएनिमेट चीजों को या नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग की क्वालिटी देना। जैसे एनिमल्स के लिए हम इट यूज करते हैं, पर यहाँ पे ही यूज हुआ है, तो एक ह्यूमन बीइंग लाइक क्वालिटी, रेज गुस्सा, ह्यूमन बीइंग लाइक क्वालिटी, इग्नोरिंग इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, ह्यूमन बीइंग लाइक क्वालिटी। फिर मेटाफर, दूसरा है ये मेटाफर, पैड्स ऑफ वेलवेट। फिर कॉन्ट्रास्ट एक है पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है, जैसे क्वाइट, कॉन्ट्रास्ट मतलब उल्टा, है ना, तो क्वाइट स्नार्लिंग या टेरराइजिंग, तो क्वाइट और स्नार्लिंग ये दो ऑपोजिट फीलिंग्स हैं जो यूज हुआ है। लर्किंग मीन्स घात लगा के बैठना, स्टॉकिंग धीमे धीमे चलना, तो ये जो है लर्किंग या स्लाइडिंग के साथ स्टॉकिंग, तो ये ऑपोजिट चीजें यूज हुई हैं कॉन्ट्रास्ट। इमेजरी मीन्स इमेज आप मन में जिसकी बना सके, मीन्स इमेजिन कर सकें जिसे देख के, जैसे स्नार्लिंग, टाइगर स्नार्ल कर रहा है, वो एक्चुअली स्नार्ल नहीं कर रहा है, उसको स्नार्ल करते उसकी इमेज दिमाग में लाना। लर्किंग, ठीक है, घात लगा के बैठना। स्लाइडिंग, फिसल फिसल के धीरे धीरे खिसक खिसक के चलना। तो ये सारी इमेजेस हैं जिन वर्ड्स को, इन वर्ड्स को पढ़ते ही एक पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है कि वो क्या कर रहा होगा, तो इस डिवाइस को हम इमेजरी कहते हैं। तो ये मेजर पोएटिक डिवाइसेस इस पोएट्री में यूज हुई हैं। Question number 10. What is the central idea of the poem? In this poem, A Tiger in the Zoo, the poet tries to depict the poor condition of a caged tiger. इस पोएम में, जिसका नाम है टाइगर इन द जू, पोएट बताना चाह रहा है एक केज्ड टाइगर, एक पिंजड़े में बंद टाइगर की बुरी हालत के बारे में बताता है। पुअर कंडीशन, बुरी हालत के बारे में बताता है। He contrasts and compares the life of a caged tiger with the tiger living in the natural habitat, that is the jungle. वो contrast करता है और compare करता है, मीन्स डिफरेंस बताता है और कंपेयर करता है, आपस में तुलना करता है कि लाइफ ऑफ केज टाइगर, की केज में बंद एक बाघ, और जो टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में, जो अपने प्राकृतिक निवास स्थान पे रहता है जो कि जंगल है, उन दोनों के लाइफस्टाइल में क्या अंतर है। Through the poem, the poet tries to convey that wild animals should be allowed to live freely in their natural habitat. इस पोएम के माध्यम से पोएट ये बताना चाहते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स को अलाउ कर देना चाहिए कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में फ्रीली रहें, बिना किसी रोक टोक के आज़ादी से रहें। फ्रीडम इज लव्ड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स, नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स। आज़ादी जो है सभी लिविंग बीइंग्स को पसंद है, केवल ह्यूमन बीइंग्स के लिए ही आज़ादी नहीं ज़रूरी है, फ्रीडम नहीं ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए ही, सारी लिविंग बीइंग्स को ही अपना जीवन आज़ादी से जीने की का हक है। ये इस पोएम से पोएट हमें कन्वे करना चाहते हैं और ये इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि अग्रवाल, अ पैशनेट एंड इनोवेटिव टीचर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड वे में डिस्कस करने वाली हूं। सो कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। Question number 1. Describe Annie's feeling about having a diary, or why did Annie Frank maintain a diary? एनी की फीलिंग्स हमें बतानी है कि वो डायरी रखने के बारे में उसकी क्या फीलिंग्स है, या ये बताइए कि why did Annie Frank wanted to maintain a diary? Annie Frank डायरी मेंटेन क्यों करना चाहती थी? Writing in a diary was a strange experience for Annie Frank, as she had never written anything earlier. एक डायरी में लिखना, राइटिंग इन अ डायरी, वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, उनके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, एक स्ट्रेंज अनुभव था। क्यों? क्योंकि एनी फ्रैंक ने कभी भी पहले कुछ नहीं लिखा था, हैज नेवर रिटन एनीथिंग अर्लियर। She also thought that nobody will be interested in reading the thoughts of a 13-year-old schoolgirl. उनको ऐसा भी लगता था, वो ऐसा भी सोचती थी, she also thought that nobody will be interested, कि किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई लगाव नहीं होगा, रुचि नहीं होगी पढ़ने में एक 13 साल की स्कूल जाती बच्ची के थॉट्स, कि वो क्या सोचती है, वो क्या लिखी है, उसके बाद उसको पढ़ने में किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। Annie wanted to keep a diary
because she felt that she had no true and sincere friend with whom she could share her secrets. Now, Annie इसलिए भी डायरी रखना चाहती थी. Annie wanted to keep a diary because क्योंकि she felt that क्योंकि उन्हें लगता था she had no true and sincere friend कि उनका सच्चा और सिंसियर कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जिनसे कि वह अपने सीक्रेट्स को शेयर कर सकें. So she treated the diary as a best friend and named it Kitty. इसलिए उन्होंने डायरी को अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह, सच्चे मित्र की तरह माना और उसका नाम किटी रख दिया. Moreover, she felt that paper has more patience than people to listen to her thoughts. और उससे उससे भी ज्यादा उनको यह लगता था कि कागज में ज्यादा पेशेंस है ना, ज्यादा पेशेंस होता है लोगों की तुलना में. कागज में ज्यादा पेशेंस होता है विचारों को रखने का, विचारों को सुनने का, लोग बातों को बर्दाश्त करने का, क्योंकि कागज तो जवाब नहीं दे सकता, कागज रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता. इसलिए वो चाहती थी कि उनकी जितनी भी फीलिंग्स है वो सारी की सारी फीलिंग्स डायरी से कह दें. Question 2. Why does Annie think that paper has more patience than people? एनी को ऐसा क्यों लगता था कि मैं तेरी का पेशेंस का हिंदी क्या होता है जी? जरा बोलना है था ना, फुसफुसा के आपस में बोलो. Why does Annie think that paper has more patience than people? एनी को ऐसा क्यों लगता था कि कागज में लोगों से ज्यादा सब्र होता है, पेशेंस होता है. Annie thinks that paper has more patience than people because paper is lifeless. Annie को लगता है, Annie ऐसा सोचती है कि कागज में लोगों से ज्यादा सब्र होता है क्योंकि पेपर इज लाइफलेस, पेपर में जान नहीं होती. पेपर इज इक्वेटेड हियर विथ पीपल फॉर पेशेंस. इक्वेटेड मतलब बराबरी की गई है, तुलना की गई है. पेपर की तुलना लोगों से की गई है, किस मायने में? पेशेंस, सब्र के मायने में. सब्र को ध्यान में रखते हुए पेपर की लोगों से, इंसान से तुलना की गई है. एनी थिंग्स दैट पेपर वुड कीप हर पर्सनल सीक्रेट्स. एनी को ऐसा लगता है कि वह कागज जो है जिसमें वह लिख रही हैं, वह उस उनके सीक्रेट्स को, वह उनके निजी सीक्रेट्स को अपने पास रखेगा. इट डज नॉट लूज इट्स पेशेंस लाइक पीपल. और जैसे लोग अपना सब्र खो देते हैं, गुस्सा जाते हैं, छल्ला जाते हैं या नहीं सुनते हैं, चले जाते हैं, ये भाव कागज नहीं दे सकता क्योंकि वह निर्जीव है. और इसलिए उससे वो जो चाहे वह कह सकती है, जो चाहे वह लिख सकती है, जितनी देर चाहे उतनी देर वो बातें कर सकती हैं. इसीलिए वह कहती हैं कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. नोटिफिकेशन बंद करो तो टुई 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 जो बोल रहा है. देखो, देख लो, यही हमारे पिछले वीडियो में भी आवाज आई थी. नहीं, बंद करिए. लो, इंटरनेट इज अनस्टेबल. बंद करिए अपना नोटिफिकेशन. Question number 3. Describe your views about Mr. Keesing as a teacher. लो, क्या चाह रहे हो यार? एडिटिंग में भी पता है घंटों लग जाता है इस तरह से बात करे बीच बीच में कोई तो. Question 3. Describe your views about Mr. Keesing as a teacher. Mr. Keesing, Annie's maths teacher, was a strict and unpredictable teacher. मिस्टर कीसिंग जो एनी के मैथ्स टीचर थे, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और अनप्रेडिक्टेबल. अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिनका व्यवहार जो है बताया ना जा सके, पता ना चल सके कि वो कैसा व्यवहार अगले मोमेंट में करने वाले हैं. He expected discipline and silence in his class while he was teaching. वह उम्मीद रखते थे, वह सोचते थे कि उनके क्लास में सब लोग डिसिप्लिन से रहें, पूरे अनुशासन से रहें और चुपचाप बैठें जब वह पढ़ा रहे हों.
He was annoyed with Annie because she talked too much in the class. वह एनी से ज्यादातर नाराज हो जाते थे, annoyed हो जाते थे। क्यों? क्योंकि एनी क्लास में बहुत बातें करती थी, talk too much in the class. He asked her to write an essay on the topic a chatterbox. उन्होंने एने को, क्योंकि एने क्लास में बात करी थी, तो उसने उन्होंने उसे पनिशमेंट स्वरूप एक ऐसे लिखने को दे दिया, एक निबंध लिखने को दे दिया, जिसका टॉपिक था अ चैटर बॉक्स। एज पनिशमेंट, एक पनिशमेंट के रूप में, एक सजा के रूप में। इन दिस वे ही ट्राइड टू प्ले अ जोक ऑन हर। इस तरह से उन्होंने एने के साथ उसको पनिशमेंट देके उसके साथ एक मजाक भी किया। ईच टाइम दैट ही आस्क्ड हर टू राइट सच एसेज शी रोट वेरी वेल। और हर बार जब भी एने बात करती थी तो उसको एक ना एक वो ऐसे लिखने को दे देते थे। और हर बार, ईच टाइम दैट ही आस्क्ड हर टू राइट सच एसेज, जब भी वो एने को इस तरह के एसेज निबंध लिखने को देते थे, शी रोट वेरी वेल, वो बहुत सुंदर निबंध लिख के देती थी। शी फाइनली रोट अ ब्रिलियंट पोएम इन रिस्पॉन्स टू हिज पनिशमेंट। आखिर में उसने एक, जब वो कई बार सजा मिल चुकी उसको बात करने के लिए, कई बार उसको निबंध लिखने को मिल चुका, तो आखिर में उनको उसको एक पोएम लिखने को कही गई थी। तो उसने एक बहुत खूबसूरत पोएम लिखी है उनकी सजा के उत्तर में, रिस्पॉन्स में उसने एक बहुत सुंदर सी कविता लिखी। ही टुक इट वेरी वेल एंड स्टॉप पनिशिंग हर फर्दर। उन्होंने कविता को बहुत अच्छे से समझा, ही टुक इट वेरी वेल एंड स्टॉप पनिशिंग हर फर्दर, उसको आगे सजा देना बंद कर दिया। दिस शोज दैट ही वॉज फन लविंग टू। यह बताता है, यह दर्शाता है, उनका यह व्यवहार यह भी दर्शाता है कि वो बड़े मजाक पसंद इंसान भी थे। Question number 4. Why was Annie's entire class anxious and nervous? एनी की पूरी क्लास anxious और nervous, घबराई हुई सी क्यों थी? Annie's entire class was anxious and nervous because there was going to be a meeting. Annie की पूरी क्लास anxious और nervous इसलिए थी क्योंकि एक मीटिंग होने जा रही थी, एक मीटिंग होने जा रही थी। It was to decide who was going to the next higher class and who was not going up. यह मीटिंग इसलिए होने जा रही थी, यह निर्णय लेने के लिए होने जा रही थी कि कौन बच्चा अगली हायर क्लास में, अगली ऊंची क्लास में जाएगा और कौन नहीं जाएगा, मतलब कौन पास होगा और कौन उसी क्लास में पढ़ेगा दोबारा। रिजल्ट डे था, ठीक है, वो उस दिन रिजल्ट डे था और एक मीटिंग होने वाली थी। सो एवरी वन वॉज इन अ ग्रेट सस्पेंस ड्यू टू दैट। इसलिए उसके क्लास के सभी छात्र, उसके जितने फ्रेंड्स थे, सब बहुत सस्पेंस में थे कि अगले क्षण में क्या होने वाला है, कि वह दूसरे क्लास में जाएंगे कि उसी में रह जाएंगे। मेनी डिजर्व टू गो अप। बहुत लोग आगे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, ऊपर की क्लास में जाना डिजर्व करते थे, वो उसके लिए योग्य थे। एंड मेनी डिड नॉट डिजर्व, और बहुत सारे आगे जाने को डिजर्व नहीं करते थे, उसके योग्य नहीं थे। थोड़ी देर में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. डिस्क्राइब अबाउट एनीज अर्ली एजुकेशन। एनए के अर्ली एजुकेशन, शुरुआती शिक्षा के बारे में बताइए। अब यहाँ क्या है? एने स्टडीड इन द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल टिल शी वाज 6 years old. 6 साल की उम्र तक एने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ी। देन शी स्टार्टेड इन अ फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वो फर्स्ट फॉर्म में पढ़ी। इन द सिक्स्थ फॉर्म हर टीचर वाज मिस्टर मिसेस क्यूपरस। सिक्स्थ फॉर्म में, जब वह सिक्स्थ फॉर्म में गई तो उनकी टीचर का नाम मिसेस क्यूपरस था। शी वॉज ऑल्सो द हेड मिस्ट्रेस। वह हेडमिस्ट्रेस भी थी, मीन्स उसकी उनकी क्लास टीचर भी थी और स्कूल की हेडमिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर मिसेस क्यूपरस गेव अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल टू एनी। जब एने का साल खत्म हुआ, वहां से पढ़ाई खत्म हुई, साल के अंत में मिसेस क्यूपरस ने एने को एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल दिया। वह एने को बहुत मानती थी, इसलिए उनको जो फेयरवेल जो हो रहा था वो हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, दोनों बहुत रोए थे।
आई होप व्यूअर्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, एक्सप्लेनेशंस अच्छी लग रही होंगी. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. Do give a like so that it benefits others. Thank you. Question 6. What does NA write in her first essay? NA ने अपने पहले essay में, पहले निबंध में क्या लिखा? जब उसके टीचर मिस्टर कीसिंग जब उसको जो है पनिशमेंट देते हैं बात करने के लिए और ऐसे लिखने को देते हैं, तो उसने अपने पहले essay में क्या लिखा? In her first essay, Anne Frank wrote very sincerely about talking. अपना जो पहला निबंध उसने लिखा, जो उसको पनिशमेंट के रूप में मिला था, उसमें एने फ्रैंक ने बात करने के बारे में बड़ी गंभीरता से लिखा, बहुत ही सिंसियरली लिखा. She stated that talking was student's trait and she would do her best to keep talking under control. वो उन्होंने कहा, वो बड़े मजाकिया रूप में लिखती हैं कि बात करना छात्रों का स्वभाव होता है और वह अपनी पूरा प्रयास करेंगी, सबसे अच्छा प्रयास करेंगी, बेहतरीन प्रयास करेंगी कि वह बात करने को नियंत्रित कर सके, क्लास में बात करना नियंत्रित कर सके. बट शी कुड नॉट क्योर हर सेल्फ ऑफ द हैबिट. पर वह यह भी लिखती हैं कि वह पूरी तरीके से अपनी इस हैबिट को, अपनी इस आदत को बदल नहीं सकती या उसको सही नहीं कर सकती. और उसका वो कारण क्या बताती है? इट वॉज बिकॉज हर मदर टॉक टू मच. वह लिखती है ये मैं इसलिए पूरी तरीके से इस बात करने की आदत को खत्म नहीं कर सकती क्योंकि मेरी माँ भी बड़ी बातूनी है, मेरी माँ बहुत बात करती है. She had got that trait of talking from her and so it could not be cured. वह कहती है कि ये बात करने का ये जो ट्रेट है, बात करने का ये जो स्वभाव है, यह उनको उनकी माँ से इनहेरिटेंस में मिला है. ठीक है, वो उनसे मिला है और इसलिए वो उसको वो सही नहीं किया जा सकता. Question number 7. How did Anne finally stop Mr. Keesing from punishing her? आखिर में एने ने कैसे स्टॉप किया, कैसे रोका मिस्टर कीसिंग को कि वह आगे उसको सजा ना दें? एने stopped Mr. Keesing from punishing her because in her latest essay in verse she made the father swan as Mr. Keesing. उसने जो ये जो सबसे नवीनतम ऐसे जो उसने लिखा था, निबंध जो लिखा था, वो वर्स फॉर्म में था, वो एक कविता के रूप में था. और उसमें उसने जो मिस्टर कीसिंग थे उसको फादर स्वान, पिता स्वान के रूप में उनको रिप्रेजेंट किया, हंस है ना, के रूप में उनको रिप्रेजेंट किया. वो क्या लिखते हैं, वो क्या लिखती है कि द फादर स्वान किल्ड द बेबी स्वान्स बिकॉज दे क्वैक्ड मच. उसने लिखा कि जो पिता स्वान था उसने अपने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया. क्यों? क्योंकि वो बहुत जगह क्वैक 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 करते थे. जो डक या स्वान्स होते हैं उनकी आवाज क्वैक क्वैक की होती है, तो मतलब उसके बच्चे बहुत बातूनी थी, तो इसलिए पिता ने बच्चों को मार दिया. मिस्टर कीसिंग फाउंड द रेफरेंस ऑब्वियस. मिस्टर कीसिंग को इस कविता से, जो छोटी सी इसने कविता लिखी थी, उससे उनको बात समझ में आ गई. मतलब कि वो फादर स्वान है और क्लास के बच्चे बेबी स्वान से, वो इतना ज्यादा रोक टोक करते हैं और जैसे कि उनको सजा नहीं दे रहे हैं, मार रहे हैं. He understood the that the indirect reference was towards him. वह यह समझ गए कि इनडायरेक्ट रूप से, है ना, इनडायरेक्ट रूप से उनकी तरफ ही इशारा किया जा रहा है. He felt it. उनको महसूस हुआ. बट विथ ह्यूमर. बस उन्होंने उसको मजाक के रूप में लिया. उनको बात लगी पर उन्होंने उस बात को मजाक के रूप में लिया. आफ्टर दैट he did not give any extra homework to Anne and she was allowed to talk. इस कविता को पढ़ने के बाद उन्होंने एने को कभी कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया और उसको क्लास में बात करने के लिए कभी रोका टोका नहीं, उसे इजाजत दे दी. Question number 8. How does Anne feel about her father, grandmother and Mrs. Cupress? एने अपने पिता के बारे में, अपनी दादी के बारे में और मिसेस क्यूप्रस के बारे में क्या उनको उनकी फीलिंग्स है, क्या उनका
उनके उनका व्यू क्या है इन तीनों लोगों के बारे में। Anne felt that her father, Otto Frank, was the most adorable father she had ever seen. एने को लगता था कि उसके पिता उनके पिता का नाम क्या था, ऑटो फ्रैंक। उसको लगता था कि वह सबसे प्रेम करने वाले, सबसे अधिक प्रेम करने वाले पिता उसने कब ऐसे पिता उसने कभी नहीं देखे। ठीक है, तो यह सबसे प्रेमी पिता उसके हैं। शी लव्ड हर ग्रैंड मदर वेरी मच। वह अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करती थी। एंड आफ्टर हर डेथ थॉट अ लॉट अबाउट हर। और उनके मृत्यु के बाद उनके बारे में काफी सोचा करती थी। शी lit a candle in her memory on her own birthday in June। जब इनका खुद का बर्थडे जून में आया तो दादी की याद में उसने एक मोमबत्ती जलाई। Annie was very attached to her teacher, Mrs. Cupress, and cried on separation from her. Annie अपनी टीचर मिसेस क्यूप्रस से बहुत ज्यादा अटैच थी, और जब फेयरवेल के दिन, ठीक है, जब उनका सेपरेशन हुआ तो वो बहुत रोई थी। Question number 9. Why did Margot and Annie stay with their grandmother? मार्गोट एनी की बड़ी बहन थी, है ना। तो वाई डिड मार्गोट एंड एनी स्टे विद देयर ग्रैंडमदर? मार्गोट और एनी अपने दादी माँ के साथ क्यों रुके, क्यों रहे? मार्गोट एंड एनी स्टेड विद देयर ग्रैंडमदर इन आशन व्हेन देयर पेरेंट्स माइग्रेटेड टू हॉलैंड। मार्गोट और एने अपने दादी के साथ आशन, वहाँ आशन में वो रहती, जिस जगह का नाम है, स्थान का नाम है, जब उनके माता पिता, मार्गोट और एनी के माता पिता हॉलैंड गए, और वहाँ हॉलैंड चले गए, तो इन दोनों बच्चों को, इन दोनों लड़कियों को दादी के पास छोड़ गए। द पेरेंट्स वॉन्टेड टू सेटल डाउन बिफोर कॉलिंग देम। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो सेटल डाउन, वो वहां पे पूरी तरह से अच्छे अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। बच्चों को बुलाने से पहले वो ठीक से अपने आप को, घर को, सब चीज को अच्छे से स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको दादी के पास छोड़ा था। Anne was only 4 years old and Margot was 7 years old at that time. उस समय एने 4 साल की थी और मार्गोट 7 साल की थी। Both the girls were called there one by one after a few months of staying with their grandmother। दोनों लड़कियों को एक के बाद एक बुला लिया गया। कुछ महीने दादी के पास रहने के बाद दोनों लड़कियों को एक एक करके बुला लिया गया। Question 10. Why does Anne need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? एनी जो है डायरी की शुरुआत में अपने परिवार की छोटी सी परिवार के बारे में संक्षेप में बताती हैं। तो क्यों ऐसा उन्हें लगता है कि उनको अपने परिवार के बारे में संक्षेप में बताना चाहिए डायरी लिखने से पहले? और वो किटी को, जो उनकी डायरी थी उसका नाम उन्होंने किटी रखा था, तो किटी को वह इनसाइडर समझती थी या आउटसाइडर, मतलब कि घर का समझती थी या बाहर का, मतलब अपना समझती थी या पराया? Anne needed to give a brief sketch about her family to make it understandable for anyone who reads it। एनी को एक ब्रीफ स्केच इसलिए देना पड़ा सबके बारे में, क्योंकि वो चाहती थी कि जब भी कोई भी अगर बाई चांस उनकी डायरी पढ़े तो उनको वह समझ में आए। क्योंकि ज्यादातर वो डायरी में परिवार के बारे में, अपने मित्रों के बारे में, जिनसे जिनके जिनके वो संपर्क में आती थी, उनके बारे में ही लिखेंगी। तो जब तक उनको पूरी वो पता नहीं होगा कि उनके परिवार में कौन कौन है, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए उनको ये जरूरी लगा कि परिवार के बारे में एक संक्षिप्त में उसमें बता दिया जाए। According to her, no one would understand her life if she did not give an overview of her life। उनको लगता था कि उनकी जिंदगी के बारे में कोई भी नहीं समझ पाएगा अगर वह एक अपने लाइफ का एक ओवरव्यू, एक संक्षिप्त परिचय नहीं देंगी। फॉर एने हर डायरी किटी वॉज अ फ्रेंड। एने के लिए उनकी डायरी किटी उनके मित्र के समान थी। विथ whom she could share all her secrets। जिनके साथ वह अपने सारे सीक्रेट्स को बांट सकती थी। शी therefore thinks of it as an insider। इसलिए वह डायरी को अपना समझती थी।
हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि अग्रवाल, अ पैशनेट एंड इनोवेटिव टीचर। वेलकम टू माय चैनल टारगेट बोर्ड्स विद अंजलि मैम। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की प्रेस्क्राइब बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है, उसमें जो फर्स्ट लेसन है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टूवर्ड्स द डॉग? डॉग के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था? डॉक्टर हैरियट ट्रीट्स द डॉग ट्रिकी विथ लव एंड कंपैशन। डॉक्टर हैरियट डॉग के साथ, ट्रिकी के साथ प्यार और करुणा या दया भाव का व्यवहार करते थे। ही कट डाउन ट्रिकीज फूड एंड मेड हिम एक्सरसाइज। उन्होंने ट्रिकी का खाना कम कर दिया या बंद कर दिया। कट डाउन मतलब बंद कर देना या कम कर दिया। एंड मेड हिम एक्सरसाइज, और उससे व्यायाम कराया। ही गेव हिम नो मेडिसिन। उन्होंने उसको कोई दवा नहीं दी। हिज स्पेशल ट्रीटमेंट मेड ट्रिकी वेल। उनके इस विशिष्ट सेवा से, स्पेशल मतलब विशिष्ट, ट्रीटमेंट मतलब सेवा या सत्कार या इलाज से ट्रिकी ठीक हो गया। Question number 2. What was the reason behind Mrs. Pumphrey concern about Tricky? मिसेस पम्फ्रे जो ट्रिकी के लिए इतनी चिंतित थी, उसके पीछे क्या कारण था? कंसर्न यहाँ पे है चिंतित होना, रीज़न मतलब कारण। आंसर: ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग फॉर पास्ट फ्यू डेज। पिछले कुछ दिनों से ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था। हिज बिहेवियर वॉज टोटली चेंज। उसका व्यवहार पूरी तरीके से बदल गया था। ही हैड रिफ्यूज्ड ऑल हिज फेवरेट डिशेस एंड टर्न्ड टू मच लेजी। उसने अपने सभी फेवरेट व्यंजनों को खाने से मना कर दिया। रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना। डिशेस व्यंजन खाने से मना कर दिया था। एंड हैड टर्न टू मच लेजी, और बहुत अधिक आलसी हो गया था। ऑल दिस थिंग्स मेड हर वरिड। ये सारी बातें उनको चिंतित कर रही थीं। क्वेश्चन नंबर 3. वाई, यहाँ पे वॉज नहीं डिड होगा। वाई डिड मिसेस पम्फ्रे रिंग हर हैंड्स? मिसेस पम्फ्रे ने अपना हाथ क्यों ऐठा? रिंग मतलब ऐठना या मुट्ठी बांधना जोर से, ठीक है। आंसर: When doctor gave advice to cut down Tricky's food, she did not need his advice. जब डॉक्टर ने उनसे कहा कि ट्रिकी का खाना कम कर दीजिए, उन्होंने उनकी एडवाइस को नहीं माना। शी थॉट ट्रिकी वॉज वीक। उनको लगता था कि ट्रिकी कमज़ोर है, ठीक है, इसलिए उन्होंने अपना हाथ उस जोर से मुट्ठी में ऐंठ लिया था, क्योंकि उनको लग रहा था, उनको ट्रिकी से इतना प्रेम था, उनको लगता था कि मेरा ट्रिकी जो है कमज़ोर हो गया है और इसलिए वो जो है बीमार बीमार सा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4. वॉट वॉज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी? ट्रिकी को बचाने का एक ही रास्ता क्या था? आंसर: द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वॉज टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट। ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता था कि ट्रिकी की डाइट को, उसके खान पान को नियंत्रित किया जाए। कंट्रोल मतलब नियंत्रित किया जाए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, नो मेडिसिन वॉज रिक्वायर्ड टू ट्रीट ट्रिकी। डॉक्टर के हिसाब से ट्रिकी के ट्रीटमेंट के लिए किसी दवा की ज़रूरत नहीं थी। रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत होना। ओनली कंट्रोल्ड डाइट एंड एक्सरसाइज कुड सेव ट्रिकी। केवल नियंत्रित खान पान और व्यायाम ट्रिकी को बचा सकता था। Question 5. What was the real disease that Tricky was suffering from? असल में कौन सी बीमारी थी जिसको ट्रिकी भोग रहा था या जिससे वह कष्ट में था? सफ़र करना मतलब कष्ट में हो, देना या भोगने वाली बीमारी। आंसर: एक्चुअली ट्रिकी हैड नॉट एनी फिजिकल डिजीज़। वास्तव में, एक्चुअली मतलब वास्तव में, ट्रिकी हैड नॉट एनी फिजिकल डिजीज़। ट्रिकी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। He had a vomiting problem because of overfeeding. ओवरफीडिंग मतलब अत्यधिक खाना, फीड मतलब खाना, ओवरफीडिंग मतलब अत्यधिक खाने से। अत्यधिक खाने से उसको वॉमिटिंग प्रॉब्लम, उल्टियों की दिक्कत हो गई थी। वॉमिटिंग उल्टियों की प्रॉब्लम हो गई थी। ही वॉज लेजी बिकॉज ही डिड नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज। वह आलसी हो गया था क्योंकि वह कोई शारीरिक व्यायाम नहीं करता था। Question 6. What was the reaction of Tricky when his mistress went to receive him?
रिएक्शन प्रतिक्रिया, मिस्ट्रेस स्वामिनी, रिसीव लेने जाना। जब ट्रिकी की स्वामिनी उसे लेने गई तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? When Tricky saw his mistress, he took off from Mr. Harriet's arms. जब ट्रिकी ने अपनी स्वामिनी को देखा तो वह मिस्टर हैरियट के बाहों से कूद गया। वह उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए थे, उससे वह कूद गया। He took a tremendous leap. उसने एक बड़ी छलांग लगाई। लीप मतलब छलांग, ट्रेमेंडस मतलब बड़ी, ऊंची। He sailed into Mrs. Pumphrey's lap. वो जैसे तैरते हुए, सेल करना मतलब तैरते हुए, इतनी ज़ोर भागा जैसे लग रहा था तैरते हुए। He sailed into Mrs. Pumphrey's lap. लैप मतलब गोद। वो भागते हुए मिसेस पम्फ्रे के गोद में चला गया। He swam over her. वह उनके ऊपर जैसे रेंगने सा लगा। He licked her face and barked. उसने उनका चेहरा चाटा और भौंका। Question 7. When Tricky's mistress heard that he needed a treatment, what was her reaction? जब ट्रिकी की स्वामिनी ने सुना कि उसे इलाज की ज़रूरत है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? रिएक्शन प्रतिक्रिया। Hearing this from the doctor's mouth, she almost swooned. जब उन्होंने ऐसा डॉक्टर के मुंह से सुना तो वह एकदम ही जैसे मूर्छित हो गईं। swoon मूर्छित होना या होश खो बैठना, उनके होश उड़ गए। She was sure that Tricky would pine and die if she did not see her every day. उनको लगता था कि ट्रिकी जो है तड़पने लगेगा, उन दुखी हो जाएगा और मर जाएगा अगर वह जो है रोज़ उससे नहीं मिलेंगे। सो व्यूअर्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। इफ़ यस, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आने वाले वीडियोस में बोर्ड परीक्षा उपयोगी प्रश्न क्वेश्चन बैंक से आपके लिए डिस्कस करती रहूँगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।